आयुष दर्पण के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर अरुण चंदन। आप जैसा कि जानते हैं कि वो अरुण चंदन जी जो हैं वो रीजनल डायरेक्टर हैं जो फैसिलिटेट करती है औषधीय पौधों का। इससे पहले भी हमने ये कार्यक्रम आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जी भी जुड़ गए हैं। इसके औषधीय पौधों के कृषिकरण की संभावनाएं और चुनौतियां। मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर जी भी अभी जुड़ रहे हैं। मैं इनको भी जोड़ता हूं और अभी हमारे साथ कुछ ही देर में प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। तो हम सभी का, आप लोगों का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम सीधा प्रसारण है। अभी फेसबुक पर ये लाइव है, थोड़ी देर के बाद ये यूट्यूब पर भी लाइव जाएगा। मोनिका मुतक्कर चिटनेविस जी यहाँ जुड़ चुकी हैं। प्रभाकर साहब, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए तो मैं आपको भी ले आऊंगा। प्रवीण प्रभाकर जी, चलिए तो हम चंदन सर से बात करते हैं कि आज का हमारे विषय के बारे में। जो आज का हमारा विषय है, भारत के औषधीय पौधों के कृषिकरण में संभावनाएं और चुनौतियां। आज हमारे साथ आप लोगों के प्रश्न भी आमंत्रित होंगे। आप लोग जुड़िए। सोनल पटेल जी, आप गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रवीण प्रभाकर जी को भी मैं लेके आऊंगा और प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर अरुण चंदन जी, क्या समस्याएं हैं औषधीय पौधों के कृषिकरण से संबंधित, और क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं और क्या क्या आगे काम हो रहा है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। धन्यवाद डॉक्टर नवीन जोशी जी, आयुष दर्पण के इतने महान कार्य के लिए। आपने लॉकडाउन का एकदम से इतना अच्छा उपयोग किया है कि हर दिन आयुर्वेद के हर विशेषज्ञ को आपने अपने मंच पर लेकर के एक इतिहास रच दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई इतने बड़े कार्य करने के लिए। मैं आभारी हूँ आपका कि आज आपने दूसरी बार हमें अवसर दिया कि हम औषधीय पौधों के कृषिकरण के संबंध में कुछ बातचीत यहाँ करें। प्रोफेसर शुक्ला जी की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके साथ भी ये चर्चा हुई थी कि द्रव्य गुण विज्ञान के जितने भी पुरोधा, जितने विद्वान इस देश के अंदर हैं, चाहे वो छात्र हैं या वैज्ञानिक वर्ग में है या पढ़ाने वाले हैं, हम सबके साथ कुछ चर्चा करेंगे चुनौतियों के बारे में, संभावनाओं के बारे में। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा, मैं सबसे पहले ना तो चुनौतियां सामने रखूंगा, ना ही मैं समस्याओं की बात करूंगा। मैं सबसे पहले संभावनाओं की बात करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, जिसे हम राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड बोलते हैं, जो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एक इकाई है, जिसकी जिम्मेवारी है कि पूरे देश के अंदर औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के काम को आगे बढ़ाना है। ये बोर्ड का गठन 2000 में हुआ था, सन 2000 के अंदर, जब आयुष मंत्रालय नहीं था। आयुष विभाग जो है वो एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक विभाग हुआ करता था। 2014 में मंत्रालय बनने तक इस बोर्ड का बड़ा लंबा सा सफर रहा है, जिसने कि पूरे देश में जो मूल्य श्रृंखला है औषधीय पौधों की, चाहे वो कृषिकरण से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे उनके संरक्षण से संबंधित मुद्दे हैं, या अनुसंधान से संबंधित कोई भी विषय है, उन विषयों पर बोर्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से काम करते हुए इन मुद्दों को निकाला है। अभी हाल ही में 2014 के अंदर जब मंत्रालय का गठन हुआ और मंत्रालय की बागडोर वैद्य राजेश कोटेचा जी के हाथ में आई, तो उन्होंने बोर्ड की कार्यप्रणाली को, बोर्ड के उद्देश्यों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की। तो उन्होंने ये देखा कि जो औषधि पौधों की जो मूल्य श्रृंखला है, उसके जो गैप्स हैं, उन गैप्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास पूरे देश के अंदर इस समय 9000 से ज्यादा आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी, जिसे हम ASU बोलते हैं, उनकी औषधियां बनाने के कारखाने हैं, दवाइयां। उनके लिए जो कच्चा माल है वो ज्यादातर जंगलों से आता है। लगभग 80 से 85% जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है वो जंगलों से होती है। तो डॉक्टर कोटेचा जी ने निर्देश दिया, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश की कि मूल्य श्रृंखला के कौन से गैप्स हैं, कहाँ उनको भरने की जरूरत है, कहाँ उन पे अनुसंधान करने की जरूरत है। तो आप मुख्य रूप से ये समझेंगे कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया, और पैराडाइम शिफ्ट होने के बाद में हमने मूल्य श्रृंखला को समझने की कोशिश करते हुए उन बिंदुओं को समझा कि, जैसे अब मैं मोटे तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर कृषि की बात करते हैं, अगर हम डिमांड की बात करते हैं, तो लगभग 1600 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के अंदर
जरूरत है, जिनकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, उनकी उनकी क्योंकि वो जंगल से आ रहे हैं, उनके कृषिकरण की जरूरत है। इसी तरह से अगर हम दूसरे सिस्टम्स को देखते हैं, अभी हमारा एक, आपको पता है आयुष मंत्रालय के अंदर अभी एक छठा सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी शामिल हुआ है, जिसे हम आमची या स्वरिकपा बोलते हैं, जिसे बोर्ड चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता है। लद्दाख और लाहौल स्पीति और किन्नौर इलाकों के अंदर ये प्रिवलेंट है ऑलरेडी। इसके पारंपरिक चिकित्सक जो हैं, आमची जिनको बोलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं स्थानीय औषधीय पौधों से, उनका उपयोग करते हैं, औषधियों का निर्माण भी होता है। तो इसी तरह से हमारे होम्योपैथिक सिस्टम है, उसमें करीब 500 औषधीय पौधों का उपयोग होता है। एलोपैथिक में आप देखेंगे लगभग 195 ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स है जिनका यूज होता है। कुल मिलाकर के देखें तो जो हमारी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स की एक रिपोर्टेड स्टडी है, उसके मुताबिक लगभग 100 से ज्यादा ऐसे पौधे हैं जिनका 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का व्यापार इस देश के अंदर होता है। व्यापार पूरे का पूरा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, अव्यवस्थित है। खेती करने वाला, जंगल से इकट्ठा करने वाला या फिर उसको बेचने वाला, ट्रेडर, एक बहुत बड़ा ही विशिष्ट सर्कल है जिसके माध्यम से ये होकर के इस व्यापार को गुजरना पड़ता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया चलते चलाते लगभग 140 पौधों का चयन किया गया, जो कि भारत के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के मुताबिक जिनकी खेती के लिए एग्रो टेक्निक्स का विकास हुआ, उनकी संभावनाओं को देखते हुए मंत्रालय ने बोर्ड के माध्यम से इन पौधों की कृषि के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की, जो कि क्रॉप के साइकिल के हिसाब से है। जैसे कुछ में 30% दी जाती है, कुछ में 50 दी जाती है और कुछ में 75% दी जाती है। ज्यादातर जो हमारे हिमालयन क्षेत्रों के जो पौधे हैं, उन पौधों में हम 75% तक उनका जो प्रति एकड़ का जो लागत मूल्य है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसका अनुदान किसानों को उनकी खेती के लिए दिया जाता है। इस तरह से ये मोटा मोटी तौर पे डॉक्टर जोशी एक परिदृश्य है। संभावनाओं में जैसे हमने देखा कि हम कह रहे हैं कि लगभग हमारे पास इस समय में 1600 से ज्यादा पौधे सूची में हैं, और कोविड की एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है। कोविड में हमारी औषधीय पौधों की मांग बहुत बड़ी है। जैसे मैं अगर यहाँ एक फिगर कोट करने की कोशिश करूं, तो जो हमारा एनुअल जो ग्रोथ हमारा 7% की दर से हो रहा था, तो कोविड के पखवाड़े के दौरान ये लगभग 30% चला गया, जो कि एक ऐतिहासिक ग्रोथ है। ये ग्रोथ देश के अंदर नहीं हुई है, केवल देश में नहीं है, ये पूरी दुनिया में हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ औषधीय पौधों की खेती की मांग बढ़ी है, किसान के लिए एक संभावना आई है। और आयुर्वेद समाज से जुड़े हुए जितने भी हमारे द्रव्य गुण के विशेषज्ञ हैं या द्रव्य गुण के शौक रखने वाले हमारे चिकित्सक साथी हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको इस तरफ थोड़ा व्यवहारिक रूप से देख करके काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वही हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह की ये चुनौतियां हैं। डॉक्टर जोशी। धन्यवाद चंदन साहब, बहुत अच्छी बात जानकारी दी आपने। हमारे साथ अब कुछ ही देर में डॉक्टर प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। जब तक वो यहाँ आते हैं स्ट्रीम में, मैं आपसे पुनः जानना चाहूंगा, आपने जैसा बताया कि आयुष मंत्रालय ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और मैंने खुद भी देखा है कि आपने यहाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और आप हिमाचल से हैं, दोनों ही राज्य औषधीय पौधों के लिए एक बड़े ही रिच माने जाते हैं। यदि हम देखा जाए तो आयुर्वेद या फिर हम जिसकी बात करते हैं आज के समय में, वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये समस्या है कि आज औषधीय पौधों की कमी हो रही है। किसानों को संबल बनाने के लिए भी औषधीय पौधों की खेती की बहुत जरूरी है। और मैंने देखा भी है कि जो आपका रीजनल फेलिसिटेटिंग सेंटर है, ये काफी अच्छा काम कर रहा है। और हमने एक अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में भी आपके साथ प्रतिभाग किया था, जहाँ पे वैद्य राजेश कोटेचा जी भी आए थे। तो आप इसमें आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं और क्या क्या आगे योजनाएं हैं? और चूंकि मैं अभी, हमारे साथ यहाँ पर चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे चिकित्सक पहाड़ के इलाके के हैं, और उनके कांटेक्ट में बहुत सारे किसान भी आते होंगे जो उनसे जानकारियां लेना चाहते हैं। मेरे भी संपर्क में बहुत से लोग आते हैं जो अक्सर पूछते हैं। तो आप क्या जानकारी देना चाहेंगे उनको कि वो किस प्रकार से इन चीजों को अपने एरियाज में प्रमोट कर सकते हैं? जी धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे मैंने बताया कि वैद्य राजेश कोटेचा जी के नेतृत्व में जब ये शुरुआत हुई, तो 2017 में उन्होंने कहा कि देखिए, पूरे देश को नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड जो है वो दिल्ली से नहीं देख सकता। इसके लिए हमें कुछ क्षेत्रीय केंद्र बनाने चाहिए, जिन्हें रीजनल कम फैसिलिटेशन सेंटर्स बोला जाता है। तो इस समय हमारे देश में 7 RCFCs हैं। मेरा जो सेंटर है ये जोगिंदरनगर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद विभाग का जो एक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान है जोगिंदरनगर के अंदर, उस संस्थान के अंदर इसको होस्ट किया जाता है।
और ये 7 राज्यों के लिए काम करता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल। तो ये 7 राज्यों का जितना काम है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड से संबंधित, ये केंद्र यहाँ से देखता है। इसी तरह से हमारे जबलपुर में, कलकत्ता में और नॉर्थ ईस्ट में और बॉम्बे में हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, जो कि संबंधित देश के उन भागों को के कार्य। आपने जैसे कहा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो केंद्र है, एक तो एक्सटेंडेड आर्म है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी, किसी तरह से इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट, परियोजना जो भी है, सारे का सारा उसका मैंडेट जो है वो हमें डिलीवर करना है, हम वो करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है फॉर मेडिसिनल प्लांट सेक्टर। आयुर्वेद के क्षेत्र में जितने भी पौधों का उपयोग कृषिकरण, संरक्षण, संवर्धन से लेके उनका जंगलों से निकलना, निकालना, खेती करना, संरक्षण करना, ये सब जितने, उसका व्यापार, ट्रेड, जो भी बात कही है, एनी इशू, कोई भी मुद्दा जो औषधीय पौधों की मूल्य श्रृंखला से संबंधित हो, वो हमारा प्राथमिकता का क्षेत्र है, वो हमारा कार्य है। इसीलिए हमें सिंगल स्टॉप सोल्यूशन बोला जाता है। हम नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा फंडेड जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज को दी जाती हैं, किसानों के पास हैं, या इंडस्ट्री के पास हैं, या इंडिविजुअल्स के पास है, वैज्ञानिकों के पास है, उनका मूल्यांकन भी करते हैं। और उसको व्यवहारिक बनाने के लिए, कैसे वो किसान के काम आए, आम आदमी के काम आए, उसकी उपयोगिता कैसे बढ़े, ये सब काम भी हमारे केंद्र के मुख्य कार्य हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा, हम एक बात सबसे पहली जो मैं यहाँ आह्वान करना चाहता हूँ, एक पूरा कॉल देना चाहता हूँ मैं आयुर्वेद समाज के लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे सामने, हमें अपने प्रैक्टिस के लिए क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। मैं अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों राजस्थान की यात्रा पे था और हमें डॉक्टर प्रदीप शर्मा से मुलाकात हुई, जो सुखायु आयुर्वेद के नाम से एक चिकित्सालय, एक अस्पताल चलाते हैं, 40 बेड का अस्पताल जयपुर में। अब उनसे मिलकर के हमें इतना अच्छा लगा, उनसे बातचीत हुई तो देखा मैंने कि वो पूरे का पूरा क्लासिकल तरीके से, पूरा सैद्धांतिक तरीके से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो आयुर्वेद के पौधों की, सही पौधों की खोज में वो राजस्थान के सुदूर इलाके में पहुंचे हुए थे। और वो ढूंढ क्या रहे थे, ये जो हमारा भूमि आम्ल की है उसके बीज ढूंढ रहे थे। आप देखेंगे कि भूमि आम्ल की कुछ समय के लिए पौधा होता है, उसके बीज इकट्ठा करना कितना कष्ट साध्य कार्य हो सकता है। बहुत पतले, बहुत बारीक बीज होते हैं। लेकिन आश्चर्य ये हुआ मुझे जान करके कि जब डॉक्टर साहब ने ये कहा, उन्होंने, प्रदीप जी ने, कि साहब देखिए, मैं जो भूमि आम्लकी के बीज ढूंढने आया हूँ, मैं वो बीज जो है वो मैं ढूंढने आया हूँ एक अलग बीमारी के लिए, महिलाओं के रोग से संबंधित उसको ढूंढने आया हूँ, ना कि उसको मैं हिपैटोप्रोटेक्टिव के लिए उपयोग करने आया हूँ। तो जो क्लासिकल संदर्भ है, उसका शास्त्रीय संदर्भ है, मैं उसके लिए उनको ढूंढने के लिए आया हूँ। अच्छा लगा। उसके साथ साथ उनके साथ जो चर्चा हुई वो गिलोय सत्व की हुई। देखिए, हमारा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसके जो हमारे प्रमुख कार्यकारी हैं डॉक्टर JLN शास्त्री जी, जो बड़ा लंबा उद्योग का अनुभव है उनका, डाबर से वो आए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ा यशस्वी, एक बहुत ही सात्विक तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं। किसानों की आजीविका की हम चिंता करते हैं हमेशा वहां पर। तो पिछले दिनों से पूरे देश में गिलोय का एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है। हम कह रहे हैं कि गिलोय जो है वो बहुत ही उपयोगी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, व्हाट नॉट, कितनी सारी हम बातें उसके बारे में करते हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप शर्मा से बात करके हमें इतना अच्छा लगा कि वो अपनी प्रैक्टिस में गिलोय सत्व का उपयोग कर रहे हैं। और इतना शोध उन्होंने किया कि वो कहते हैं कि वो उनका जो 400 से 500 किलो गिलोय सत्व एक साल में लगता है। अरे, उनसे चर्चा करके हमें इतना अच्छा लगा कि गिलोय सत्व आप कहाँ से ला रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम गुजरात में, हमने कुछ किसानों को ढूंढा है जो सीधे तौर पे स्वयं गिलोय सत्व बनाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा, देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का यही काम है, हम लोग किसानों की उपयोगिता वहां के स्थानीय जो हमारे औषधीय पौधे हैं उनके ऊपर हम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि डॉक्टर साहब, हम गिलोय सत्व को आजीविका बनाने के लिए हम IITs के साथ बात करेंगे, दूसरी तकनीकी संस्थानों से बात करेंगे, हम इसके कुछ इक्विपमेंट्स को विकसित करेंगे, मशीन बनाएंगे कि किसान किस तरह से क्वालिटी का गिलोय सत्व निकाल सके। तो दूसरा उन्होंने एक बात कही कि देखिए, मैं सिर्फ 10% अपनी मांग के लिए इंडस्ट्री के पास जाता हूँ गिलोय सत्व लेने के लिए। और ये बात डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, मेरे साथ सहमत होंगे, डॉक्टर शुक्ला जी भी हैं, आप बिल्कुल सहमत होंगे कि बाजार के अंदर आज गिलोय सत्व जो है वो शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है। स्टार्च का कौन सा रूप है जो चिकित्सकों को उपलब्ध होता है? तो मैं अगर अपने वक्तव्य पे वापस जाता हूं, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अपने चिकित्सक साथियों को ऐसी रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करते हैं, करेंगे कि उनको अपने चिकित्सा कार्य में गुणवत्ता पूर्वक, शुद्ध और सही जांच की हुई, सही आइडेंटिफाइड की हुई औषधियां उनको मिल सकें अपने चिकित्सा कार्य के लिए। उन्होंने तेलों की बात करी,
डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि आप बहुत सारे मेडिकेटेड घृत की बहुत जरूरत है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल घराने जो है वो क्या चीज डाल रहे हैं, कौन सा रॉ मटेरियल कैसे डल रहा है, कितने सारे संदिग्ध द्रव्य हैं, कैसी कैसी चीजें चल रही है, कौन से प्रतिनिधि उसके अंदर चल रहे हैं, ये सब चिंताओं को देखते हुए हमने ये सोचा है कि हम अपने सीधे चिकित्सक साथियों के साथ भी जुड़ना चाहेंगे, किसानों को जोड़ना चाहेंगे, ये मध्यस्थता करके एक व्यवस्था को स्थापित करते हैं कि उनको अपने चिकित्सा कार्य के लिए उचित तरह की दवाइयां औषधियां मिल सके, ताकि वो चिकित्सा कार्य अच्छा करके आयुर्वेद को आगे बढ़ा सके। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत सारी जानकारियां दी। हमारे साथ अभी यहाँ स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं द्रव्य गुण के विशेषज्ञ प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी। तो मैं आप शुक्ला साहब को लाना चाहूंगा इस स्ट्रीम में, और चूंकि हमारा जो आज का विषय है भारत में औषधीय पौधों के कृषिकरण से में क्या क्या संभावनाएं और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो डॉक्टर शुक्ला, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अभी बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे कमेंट्स यहाँ स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट भी करूंगा। जैसे कि हमारी एक पाठक हैं जो साउथ से हैं, उन्होंने लिखा है कि मोनिका मुक्तसर चिटनीविज लिखती है कि देयर ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स, आप खुद भी देख सकते हैं, इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग आयुर्वेदिक हर्ब्स टू गेट प्रोफेशनल हेल्प, कैन यू प्लीज शेयर सम नेम्स स्पेशली इन साउथ इंडिया। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जो भी हमारे दर्शक हैं वो अपने कमेंट जरूर रखें। हम आपके कमेंट सीधे सीधे यहाँ पर जो है आपके यहाँ आपके नाम के साथ ये स्क्रीन पर आएंगे, और इसका उत्तर आपको या तो डॉक्टर अरुण चंदन या फिर डॉक्टर अनिल शुक्ला आपको देंगे। तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व विजयादशमी के दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो डॉक्टर शुक्ला, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? मोनिका चिटनीविज जी का प्रश्न है ये। सबसे पहले तो आप सब लोगों को, मेरी आवाज आ रही है नवीन जी? जी आ रही है, बढ़िया। जी हाँ, जी जी। सबसे पहले विजयदशमी और नवमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण चंदन जी को नमस्कार, और सब देश और विदेश से जुड़े हुए सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और मैं डॉक्टर अनिल शुक्ला 20 साल से द्रव्यगुण और औषधियों के से संबंधित हूँ। बहुत सारे मैंने इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, प्रोजेक्ट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो जो मैडम का स्पेसिफिक प्रश्न है कि साउथ में हमको ये अवेलेबिलिटी कहाँ हो पाएगी, तो देखिए अभी हर जैसे डॉक्टर चंद्रन जी बता रहे थे कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड काफी एग्रेसिवली काम कर रही है, और सारे स्टेट्स में नेशनल प्लांट बोर्ड का ही स्टेट नेशनल प्लांट बोर्ड है, एसएनपीबी जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू उन लोगों को बताया गया। और स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या कहीं कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या नियर बाई आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो आपके हैं, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट एक्चुअली जो द्रव्यगुण डिपार्टमेंट है, ये मेडिसिनल प्लांट से ही संबंधित है। तो आप ये मैडम जिस जिस जगह पे है, अगर एग्जैक्टली एड्रेस दे के बताएंगे तो मैं कोई कॉलेज का नाम या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी का नाम थ्रू एसएमपीबी उनको डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो वो वहां से वो जानकारी ले सकती है कि उस क्षेत्र में ये बहुत बढ़िया। अभी नेशनल प्लांट बोर्ड ने ऐसा किया हुआ कि वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जीरो डाउन कर दिया है कि कौन से प्लांट अच्छी उत्पाद हो सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है। डॉक्टर चंदन जी इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे, और काफी पिछले 1 साल से काफी अच्छे काम बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन बहुत अग्रेसिव काम हो रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की उपज भी दुगनी होनी चाहिए, तो अपना जो आयुष मिशन है, नेशनल आयुष मिशन, उसके तहत भी जो तमाम अपने ये जो सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसा आपको सबको पता होगा कि 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल हो चुका है, और उसमें से 10% आयुष को, यानी कि करीब 1250 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। उसमें ये है ऑलरेडी मैडम के नियर बाई या किसी के भी जो भी दर्शक है उनके नियर बाई जो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रहेंगे, उनमें भी मेडिसिनल प्लांट के एक गार्डन रहेगा, किचन गार्डन जैसा, हर्बल गार्डन छोटा, और उसके वो इसलिए बनाया जाएगा कि आसपास के लोग आके वहां जानकारी प्राप्त कर सकें कि उस एरिया में कौन से मेडिसिनल प्लांट की अच्छी उपज हो सकती है, कैसे उपज होगी। उसकी जो पूरी एसओपीज है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो मिनिस्ट्री और अपना बोर्ड डेवलप कर रहा है। वो अरुण चंदन जी ज्यादा जानकारी दे देंगे, और उस बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। स्कोप काफी अच्छा है। जैसे हमको पता है कोविड ने जैसे कहा जाता है ना कि असफलता में सफलता, या ये अच्छा अपॉर्चुनिटी एक आई है हमारे कोविड ने कि मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर पूरी दुनिया, अभी आप सबको पता है कि कोविड के में 125 प्लांट्स के ऊपर रिसर्च चल रही है। 125 मेडिसिनल प्लांट केवल कोविड के रिसर्च किए जा रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिफरेंट लैब्स एग्रेसिवली काम कर रही हैं। तो उसमें हमने देखा है कि जैसे भी चंदन जी बता रहे थे कि अश्वगंधा गिलोय तो है ही है। हम लोगों ने नारा दिया कि हर हर गुड़ची घर घर गुड़ची, यानी गुड़ची तो हर घर में लगी होनी चाहिए। अभी जो एक हमारा मिशन 2020 चल रहा है,
ये गुड़ची को तो मिशन प्लांट ये को डिक्लेयर किया गया है कि भाई और उसमें 20 प्लांट्स और हैं। मिशन 2020 में 20 मिशन प्लांट का ये जल्दी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उन 20 प्लांट्स में गुड़ची एक भी है। वो मिशन ऐसा है कि वो 20 प्लांट सबके घर में होने चाहिए। वो ऐसे कि जो हमारे डेली रूटीन में हम अपने जो रूटीनली कफ कोल्ड ये हमारी फीवर ये सब प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी घर में, उनको हम उसी से ठीक कर सकते हैं। उनमें किचन में भी हमारे जो मसाले यूज होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स हैं, कुछ जैसे मैंने बताया नीम है, तुलसी है, गुड़ची है, जो कॉमनली यूज होती हैं, वो सब प्लांट्स हैं। तो इस तरह से जानकारी प्राप्त करके इस पे काफी स्कोप है। द्रवगुण की मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे द्रवगुण संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब भी आगे आए। और केवल बोर्ड ही नहीं और मिनिस्ट्री नहीं, ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अपने रिस्पेक्टिव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने मेडिकल प्लांट बोर्ड स्टेट के रिस्पेक्टिव मेडिकल प्लांट बोर्ड से कांटेक्ट करके उनके रेगुलर टच में रहते हुए इस पे काम करें। हम आगे और बात करेंगे। चलिए, एक सवाल और आया है हमारे पास, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पंकज पांडे जी पूछते हैं, सजेस्ट सर नेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्संस प्लीज विच हेल्प इन ग्रोइंग हर्ब इंटरेस्टेड पर्सन इन उत्तराखंड। ये मैं सवाल डॉक्टर अरुण चंदन जी के लिए। डॉक्टर अरुण चंदन जी, पंकज पांडे जी के सवाल का आप जवाब दें। सवाल आप करते रहिए, मैं अनुरोध करूंगा, आज आपके पास लाइव मौका है, इसमें आप जो भी सवाल चाहें, जैसे भी आप सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, पर वो सवाल आपके विषय से संबंधित होने चाहिए। जी धन्यवाद। ये जोशी जी, जैसे पंकज जी ने पूछा है उत्तराखंड के बारे में, मैं और भी देख रहा हूँ काफी सारे प्रश्न जो है वो ऐसी संस्थानों से संबंधित आ रहे हैं कि कहाँ संपर्क किया जाए। पांडे जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप किसान हैं या इंडिविजुअल हैं और खेती करना चाहते हैं या संरक्षण के काम को में जुड़ना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपको अपने स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड SMPB उत्तराखंड से संपर्क करना चाहिए। देहरादून में इसका कार्यालय है, आपको आराम से गूगल करके इसका पता मिल जाएगा। और SMPB उत्तराखंड जो है वो आपके HRDA के साथ मिलकर काम करता है, जो हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है आपका गोपेश्वर में। वहां बहुत उत्तराखंड का जो स्टेट है, सबसे पहली बात मैं जोशी जी आपको भी बधाई दूंगा, आपके साथ हम लोग उस अल्मोड़ा कार्यशाला में थे। और क्योंकि उत्तराखंड मेरे RCFC के अंतर्गत ही आता है, तो उत्तराखंड का हम उदाहरण देते हैं। उत्तराखंड राज्य में बहुत अच्छा सिस्टम है किसान के रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनको आधा बीघा के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल है वो निःशुल्क दिया जाता है सर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में कुछ अनुदान दिया जाता है। वहीं पर अनुदान हमारा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड का जो नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत जो आता है, वो अनुदान भी वहीं से मिलता है। अनुदान तो चलिए एक सेकेंडरी मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जानकारी आपके अपने जलवायु क्षेत्र के हिसाब से कौन से पौधों पे आपको काम करना है। उत्तराखंड में बहुत रोचक तरीके से काम, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अधिकारी वैज्ञानिक वहां लगे हुए हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है हमारा, बहुत सारे पौधे खेती में है। आप एक तो सबसे पहले SMPB से बात करें और HRDI से बात करें। अगर आप सुगंध वाले एरोमेटिक प्लांट्स पे काम करना चाहते हैं तो आपका सेलाकुई में कैप नाम का इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसे सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ये दोनों राज्य सरकार के प्रकल्प हैं, यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। दूसरा, सबसे हमारी एक हेल्पलाइन, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की हेल्पलाइन भी शुरू हुई है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के, जैसे हमारा सबसे बड़ी एक है कि एक हमारा ई-चरक का एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं ई-चरक पे, echark.in पे। और ये, या फिर आप हमारा सीधा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का nmpb.nic.in पे जाइए और वहां पर हमारे रीजनल सेंटर्स के वो है लिस्ट है। जैसे नितिन जैन जी सवाल पूछ रहे हैं कि आप जबलपुर में हैं और औषधि पौधों की खेती के लिए किससे संपर्क है। देखिए, जबलपुर में हमारा अपना रीजनल सेंटर है। आप हमारे nmpb.nic.in पे जाइए और रीजनल सेंटर्स में आप जाकर के देखेंगे तो जबलपुर से जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहीं पर हमारा एक रीजनल सेंटर है, वहां से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा नेशनल हेल्पलाइन है। आप हेल्पलाइन में अपनी क्वेरी डालिए, वहां पे बहुत सारे प्रश्न आप डाल सकते हैं सीधे तौर पे। नहीं है तो आप हमारे साथ संपर्क करिए। हमारा रीजनल सेंटर, आपको कहीं से जानकारी नहीं मिलती, आप हमें लिखिए, हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको सही जगह हम पहुंचा सकें। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मिस्टर प्रवीण प्रभाकर जी भी जुड़ गए हैं। मिस्टर प्रवीण प्रभाकर जी, ये अरुण चंदन जी, कुछ आप अभी कुछ आयुष एक्सपो के बारे में या कुछ एक्सपो के बारे में जानकारी देना चाह रहे थे, तो प्रभाकर जी आप आयुष के इस पे लाइव हैं। जी अरुण चंदन जी। जी मैं सिर्फ प्रवीण प्रभाकर जी को इसलिए आज बुला दिया था यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक और बताता हूँ, हमारे साथ अपने डॉक्टर गुलेरी जी पालमपुर के कायाकल्प से भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी यहाँ
बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप भी आयुर्वेद के पुरोधा हैं और आयुर्वेद का एक उत्तर भारत में आपने कायाकल्प के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और आप भी आयुर्वेद के रॉ मटेरियल जितना भी है सीधे तौर पे उनका उपयोग करके औषध निर्माण वगैरह करते हैं। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि प्रवीण जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो कि आयुर्योग और हिमालयन हर्बल एक्सपो हमारा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं 9 से 18 दिसंबर को। ये एक मिश्रित सा आयोजन है। हम इसमें काफी सारे संस्थाओं को जोड़ रहे हैं। तो प्रवीण जी को हमने इसलिए बुला लिया कि आज ये मौका है कि जो हमारे मित्र जोशी जी इतना सारा काम इन्होंने किया है, इतने सारे लोगों को जोड़ा है और हम लोग क्यों नहीं इस हिमालयन हर्बल एक्सपो में अपने जोशी जी को भी एक सूत्रधार बनाएं और हम मिलकर के इस काम को करें। तो जोशी जी, हम क्या कर रहे थे कि जितने भी औपचारिक और अनौपचारिक रूप पर औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन में किसान, इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनको पिरोने की कोशिश कर रहे हैं एक सूत्र में, एक माला में। तो उन मोतियों को हम इकट्ठा करके सोच रहे थे कि एक दिन हम उनको हिमालयन हर्बल एक्सपो के तौर पे देश के सामने पेश करेंगे कि किसान किस तरह से अपनी सूझबूझ के साथ, किस तरह से अपनी मेहनत के साथ वो चीजें कर रहा है जो हमारे चिकित्सकों को जिसकी जरूरत है, आयुर्वेद को जरूरत है, सरकार को जरूरत है और सब हम सबको जरूरत है। तो आज प्रवीण जी को इसलिए बुलाने का ये उद्देश्य था कि हम ये जो अपने मोती हैं, मोतियों को हम अब आयुष दर्पण के माध्यम से जोड़ेंगे इसमें, और जोशी जी हमारे एक स्तंभ के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे जो जिसकी इन्होंने सिद्धांत जरूर सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार आपका। हम आपके साथ जरूर, हम आयुष दर्पण आपके साथ जरूर इस प्रकार की मुहिम को आगे बढ़ाएगा। प्रवीण प्रभाकर जी, आप कुछ जानकारी देना चाहें और आप अपना परिचय देना चाहें तो आप परिचय दें। आप आयुष दर्पण के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में इस वक्त लाइव हैं, लोग यहाँ बहुत सारे देख रहे हैं आपको और अभी काफी लोग यहाँ जुड़ेंगे। मैंने लिंक ब्रॉडकास्ट किया हुआ है, आप भी अपने वॉल पर इस लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके भी लोग इसको देख पाए। जी प्रवीण प्रभाकर जी। नवीन सर नमस्कार, अरुण चंदन सर नमस्कार। बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपने मेरे को ये एक मंच दिया। मैं अभी आयुर्योग एक्सपो और हिमालयन हर्बल एक्सपो दोनों का कोऑर्डिनेटर हूँ। हिमालयन हर्बल एक्सपो श्री राकेश कुमार जी जो IML के चेयरमैन और EPCH एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के DG हैं, और अरुण चंदन जी और हिमाचली हैं पहाड़ी है और अरुण चंदन सर की सोच, प्लान, इन सब का नतीजा है जिसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। और जहां तक बात रही नवीन सर की, तो नवीन सर तो हमारे साथ सर आयुर्योग एक्सपो से ही मतलब जुड़े हुए हैं इस बार। लेकिन ये बड़ा मतलब मेरे लिए भी सौभाग्य है कि इनका एक अलग रूप भी देखने को मिल रहा है कि हिमालयी पेड़ पौधों को, वनस्पतियों पे, औषधीय पौधों पे भी ये लगातार काम कर रहे हैं। और जहां तक आयुष दर्पण की बात है, तो मैं तो उनका बहुत शुरू से मुरीद कायल हूँ कि लगातार देख रहा हूँ कि लगातार इस तरह के वेबिनार तो अलग अलग विषयों पे मतलब और सबसे कमाल बात तो ये है कि सर फेसबुक पे कई बार ये कई चीज ऐसी लिख जाते हैं ना कि जो लगातार मतलब लोगों को याद रहे। अभी इन्होंने एक कौवे वाली घटना और बाज वाली घटना जो इन्होंने लिखी थी, काफी लोगों को मतलब एक सीख देने के लिए है सर। मतलब सोच ही नहीं सकते कि इतने दार्शनिक लेवल पे भी ये काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तब तक एक सवाल आया है अभिरंजन कुमार सिंह जी का। वो पूछते हैं कि नमस्ते सर, इन एरिया ऑफ अराउंड 30 एकर्स इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए हमारे साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। ये आयुष दर्पण की आपको क्षमता का आप अंदाजा लगा रहे होंगे। हमने इसको जूम पे प्रोग्राम को पोस्टपोन करके हमने इस पे किया। हमें पता था कि इसके करने से जूम पे आप लिमिटेड रहते हैं, इस पे आपका अनलिमिटेड हॉराइजन है। ये बिहार से आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं सर, इनके सवाल का उत्तर दे दीजिए अरुण चंदन जी। हाँ अभिरंजन जी, 30 एकड़ में आप करना चाहते हैं चंपारण जिला के अंदर। सबसे पहले तो आप देखिए, आप ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया बात है। और हम देखिए ऐसा ही कहते हैं, किसान को भी हम ये कहते हैं कि जो मूल्य श्रृंखला है पूरी मेडिसिनल प्लांट सेक्टर की, हमें कल्टीवेशन से लेकर के प्रोडक्शन मार्केटिंग तक जाना है। आप खुद डॉक्टर हैं। मैं आपको यहाँ पटियाला और इस तरफ में हमारे कुछ चिकित्सक हैं जो MD मेडिसिन की करने के बाद में वो खुद दवाई उगा के खुद बनाते हैं, खुद अपने चिकित्सकों को देते हैं। आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, आप एक काम करेंगे, आप अपनी इसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए SMPV बिहार से बात करें। नहीं होता है, आप हमारे nmpv.nic.in
नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के वेबसाइट पे जाइए और वहां हमारा जो हेल्पलाइन है उसके अंदर आप क्वेश्चन डाल दीजिए कि आपको ये काम करना है, और उसके बाद आप हम आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन बिहार में मैं इतना बताना चाहूंगा कि बिहार के जो इस समय में सचिव हैं आयुष के, वो बहुत रुचि ले रहे हैं। आपको एसएमपीवी बिहार अगर जाने का अवसर मिलता है, पटना जाके उनसे बात करिए, आपको इसके लिए अनुदान भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपके वहां के जलवायु के हिसाब से कौन से पौधे कृषि जिनकी की जा सकती है, आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। पास के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क जरूर कर लें, ताकि आपको अपनी जो जमीन है उसकी उसके हेल्थ के बारे में भी जानकारी मिल सके कि उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। बहुत अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं। हमारे से जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपका साथ देंगे। ये हमारे साथ एक क्वेश्चन, पर्सनल एक क्वेश्चन आया है, मेरे व्हाट्सएप पे आया है, हालांकि उन्होंने यहाँ पे भी डाला है। सोनल पटेल जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सोनल पटेल जी कहती हैं कि मैं इस सत्र में ज्वाइन करना चाहती हूँ। सोनल पटेल जी, हम जरूर आपको लाएंगे, पर इस समय हमारे साथ ऑलरेडी गेस्ट डिसाइडेड हैं, इसलिए हम आपको अभी इस वक्त नहीं जोड़ पाएंगे। आप अपने प्रश्न जरूर रखिए, और जहां तक आपने कॉन्टैक्ट नंबर मांगा है तो वो अरुण चंदन जी आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे। एक सवाल रूपाली देशमुख का है यवतमाल से, वो कहती हैं कि प्लांट प्रोडक्ट इन महाराष्ट्र नियर नांदेड़, बता दीजिए आप डॉक्टर साहब इनको। नांदेड़ के पास में देखिए, सबसे पहले मुंबई में हमारा जो वेस्ट जोन है उसका आरसीएफसी है, जो कि वहाँ विश्वविद्यालय के अंदर है। वो आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे, अगर nmpv.nic.in पे आप अपना हमारा वेस्ट जोन के आरसीएफसी से जुड़ जाइए। नांदेड़ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सोनल जी, आपने जैसे लिखा है कि आपने एक बहुत अच्छी चटनी बनाई है अमलतास के फूलों की। ये जो जितने भी प्रोडक्ट आप इस तरह की इनोवेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नांदेड़ में हमारे एक डॉक्टर कन्हैया कदम हैं, जिन्होंने कोविड में भी काम बहुत अच्छा किया, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, और उन्होंने एमएससी मेडिसिनल प्लांट्स करके, पीएचडी करके, वो नीड बेस्ड मेडिसिन प्लांट्स की कल्टीवेशन के बाद में उनका प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हम उनके साथ भी आपको जोड़ते हैं, उनके साथ भी संपर्क करिए। शायद 1-2 हफ्ते के अंदर दिवाली के बाद हम लोग नांदेड़ विजिट कर भी रहे हैं, उन्हीं का काम देखने के लिए। महाराष्ट्र में बहुत सारी संभावनाएं आगे हैं, लेकिन आप बेहतर ये होगा कि हमारे वेस्ट जोन का जो हमारा आरसीएफसी है, हमारे वेबसाइट से उसका संपर्क लेकर के आप उनसे संपर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ आज 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, डॉक्टर अरुण चंदन जी और प्रवीण प्रभाकर जी। जो प्रवीण प्रभाकर जी डिफरेंट एक्सपोज ऑर्गेनाइज करते हैं। अरुण चंदन जी जो है वो आपको आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत बता दें, जो रीजनल फेलिसिटेशन सेंटर है जो जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश में, उसके डायरेक्टर हैं। अनिल शुक्ला जी द्रव्य गुण के जानकार हैं। यदि आपके कोई भी सवाल संबंधित एक्सपर्ट से हो तो आप वो सवाल भी आप रख सकते हैं, उन एक्सपर्ट को हम यहाँ ले आएंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पंकज निगम का एक सवाल है, ये सर प्लीज सजेस्ट, आप देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन इन भोपाल। जी जी देखिए, इसमें आप ये काम करिए, भोपाल का जो है ये हमारा जबलपुर आरसीएफसी के अंदर आता है। सैद्धांतिक रूप से मैं आपको पहले तो ये कहूंगा कि आपको जबलपुर के आरसीएफसी से संपर्क करना चाहिए। हमारे वेबसाइट से आप उसका पता ले लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मध्य प्रदेश के बारे में रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति हैं जरयाल साहब, गुरपाल सिंह जरयाल। अगर आप सिंपल उनको गूगल करेंगे आपको उनका जानकारी मिल जाएगी। नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको देता हूँ जानकारी। वो एक ऐसा अकेला व्यक्ति है जिसने लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 लोगों को मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स की खेती करने की ट्रेनिंग पिछले 2 दशकों में दी है। इस समय में पूरे देश के अंदर अगर सर्पगंधा के बीज या सर्पगंधा की क्रॉप आपको मिलती है, सीमैप की जो SR1 SR2 जो भी वैरायटीज हैं, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे गुरपाल सिंह जरयाल साहब का है। आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। पंकज निगम साहब, आप भोपाल में जरयाल साहब से मिल लीजिए। सेडमैप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मध्य प्रदेश सरकार का है, जो मध्य प्रदेश काउंसिल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, वहां के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं मिस्टर सक्सेना जी। आप उनसे संपर्क करिए। मध्य प्रदेश में आपको बहुत अच्छा इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड मध्य प्रदेश दूसरी एक संस्था रहेगी जहां आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ जोशी जी, निगम साहब होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और वो अपने मदर टिंचर का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं उनको बधाई दूंगा और मैं उनको ये उकसाना चाहूंगा, उनको मैं एक तरह से उनको ये कहना चाहूंगा कि निगम साहब, ये जो वैल्यू एडिशन है हमारे मेडिसिनल प्लांट्स का होम्योपैथिक दृष्टिकोण से मदर टिंचर के रूप में, एक बहुत बड़ी संभावना है। आप आगे आइए, और अगर
देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है और जो टीम इस समय आयुष मंत्रालय के अंदर है, राजेश कोटेचा जी और हमारे शास्त्री जी से लेकर के जो हम पूरे रीजनल सेंटर्स की जो टीम है, हमने 2 तरह पे बहुत बड़ी सफलता पाई है। जो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो हमारे बैकवर्ड लिंकेजेस हैं किसान के स्तर पे, बहुत बड़ी टीम हमारी किसानों की एक तरह से खड़ी है, जिनके पास हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो एएसयू के या होम्योपैथी के, सिद्धा यूनानी के जो औषधीय पौधे जो उपयोगी हैं, उनको हम लेकर के जाने की तैयारी में लेकर के जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, हमेशा हमेशा ये कहा जाता है कि किसान की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, क्वालिटी का हार्वेस्टिंग कैसे होगा, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसे स्टैब्लिश होंगी, फील्ड से पौधों की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होंगी, ये सारे गैप्स हैं जिनको देखने की बहुत कोशिश की गई है। तो हमारे पास इस समय में जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उसमें बहुत सारी कंपनियां, जैसे आपने अभी देखा होगा मंत्रालय के स्तर पे जितने आयुर्वेद के मैन्युफैक्चरिंग वाले जो एसोसिएशंस हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं कि वो किसानों से सीधे प्रोड्यूस लेने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ ये केवल देश में नहीं है, वैश्विक स्तर पे मैं बोलूंगा कि पूरे ग्लोबल इसके अंदर देश, खास करके नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, आपके कनाडा में, सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो इस समय आयुर्वेद को लेकर के रॉ मटेरियल के लिए भारत पे डिपेंड हो रहे हैं, हमारे पास सीधे आ रहे हैं। जो मुद्दे हैं ट्रेसेबिलिटी के, जो मुद्दे हैं सीधे तौर पे कलेक्ट करने के या कल्टीवेशन करने के, तो संभावनाओं का बहुत बड़ा क्षेत्र है। और निगम साहब, आप तो होम्योपैथी में आज अगर मीटिंग में ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप कृपा करके मदर टिंचर्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में जरूर सोचिए, खास करके उन प्लांट्स के बारे में जो इनकी कृषिकरण आपके आसपास होती है। जी शुक्ला जी, आप कहना चाह रहे हैं कुछ, प्लीज। मैं आपकी बात पे ऐड करना चाह रहा हूँ, अरुण चंदन जी की बात पे, कि जो हमारी ये बात ये हो रही है कि कैसे कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट का बढ़ाया जाए और उसकी उत्पाद की अच्छी कीमत किसान को मिले। अभी तक जो किसानों का अनुभव रहा है कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, उसी की जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की बात अरुण चंदन जी बता रहे हैं, तो काफी अच्छा हो रहा है। क्योंकि अभी हमारे क्रॉप की इंश्योरेंस की बात चल रही है, जल्दी आने वाले टाइम में हो जाएगा। बहुत सारी मंडीज बनाई जा रही है, हर्बल मंडीज, जैसे अन्न की मंडी होती है ग्रेन्स की, वैसे हर्बल मंडी भी बन रही है। उनके प्रॉपर स्टोरेज की बात हो रही है जगह जगह पे, नजदीक एरिया पे। ऐसे ही अगर इंडिविजुअल बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम लोग खेती करना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि इंडिविजुअल खेती करने से अच्छा है कि आप एक ग्रुप फार्म करें, जिससे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी लेने में आसानी रहेगी और आपको गाइडेंस में भी काफी अच्छा रहेगा। क्या है कि आप छोटी जमीन में 10 लोग 15 लोग, कम से कम 20 किसान अगर मिलकर आप एक एफपीसी फार्म कर लें, जो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से बोलते हैं, तो उसमें आपको सारी जानकारी प्रॉपरली मिल जाएगी। ऐसे भी मिल सकती है, लेकिन अगर ग्रुप बन जाएगा और वो जो आप उत्पाद शुरू करें, जमीन के टेस्टिंग से लेके जो आप प्लांटिंग मटेरियल लगाने जा रहे हैं, जो सीड कल्टीवेट करने जा रहे हैं, उसकी भी गुणवत्ता जब तक क्लियर ना रहे, क्वालिटी मटेरियल नहीं रहे, तब तक उसकी उत्पाद उतनी अच्छी आएगी नहीं। और उसकी जो हार्वेस्टिंग है, वो काटने के बाद भी उसका प्रॉपर रख रखाव, जैसे आयुर्वेद में हमारे बताया गया कि किस समय पे कौन सी ऋतु को प्लांट को, जड़ी बूटी को ग्रहण करना या निकालना है उपयोग के लिए, चिकित्सा उपयोग के लिए, उसका भी विशेष ध्यान देना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हरिद्रा जैसा उसका एक पर्याय निशा है, तो निशा पर्याय उसका इसलिए है कि उसको रात में ही हरिद्रा का हार्वेस्टिंग होना चाहिए। और बहुत सारे एसपीएलसी और जीसी जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट उसमें टेस्टिंग किया गया, तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हरिद्रा रात में निकाली गई और दिन में, तो 4 टाइम्स उसका ज्यादा एक्टिविटी, यानी जो एक्टिव प्रिंसिपल उसमें ज्यादा पाया गया। तो ये सब का भी ध्यान हमको देना है कि कौन से ऋतु में कौन से पार्ट का कैसे हमको निकालना है। तो ये क्वालिटी प्लानिंग मटेरियल जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात हो रही है, गुड कलेक्शन प्रैक्टिस, तो इसमें बहुत ध्यान देना है। फॉरवर्ड लिंकेज जरूरी है, प्राइमरी प्रोसेसिंग हो जाना चाहिए हमारी। जैसे जो तुलसी पैदा हो गई तो केवल हम तुलसी के पंचांग ही केवल बेचना चाहते हैं, तुलसी को पत्ता को थोड़ा प्रोसेस कर लें, या जो हमारा गुड़ची है, गुड़ जैसे भी बता रहे हैं कि हम उसका सत्व तो बना सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा हो सकता है, उसके फार्मर्स को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें हम लोग। उससे क्या होगा कि जो किसान को कम मिल रहा था, उसका फायदा बढ़ जाएगा। तो जो हमारा एक उद्देश्य भी है कि किसान के आमदनी को दुगनी की जाए, उसमें सब में हेल्प हो सकती है। जी 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 डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि ग्रुप बनाना चाहिए, तो मैं इसमें आपकी बात को थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा
कि चाहे हमारे चिकित्सक साथी हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में अपना चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं, किसानों के समूहों से जुड़े हो सकते हैं, किसानों के संपर्क में हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे सरकार की जो नीति है, चाहे वो मंत्रालय है या बोर्ड है, हमारा मंत्रालय की नीति यही है कि हम औषधीय पौधों के क्लस्टर्स बनाएं, समूह बनाएं। अब उसके लिए 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 5 एकड़ का क्लस्टर, जिसमें न्यूनतम 3 किसान हो, इस नीति से कार्य चल रहा है। स्पीशीज विशेष के जो है वो क्लस्टर बनाने की बात भी हो रही है, वो भी बन रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे जितने भी सहकारी दूसरे संगठन अपने तरीके हैं जिसके माध्यम से काम हो सकता है, तो जो बोर्ड की जो स्ट्रैटेजी है, नीति ये है कि जो भी सफल स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक जो एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से किसान आगे आ सकते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं कि किसानों को प्रोत्साहन के लिए कौन सी नीतियां किस तरह की हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत हर राज्य के आयुष अपने निदेशालय के माध्यम से, वहां की आयुष सोसाइटी के माध्यम से 140 पौधों की सूची जो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां के राज्य की प्राथमिकता के अनुसार 30%, 50% और 75% प्रति एकड़ जो उसका लागत मूल्य है, उसका अनुदान किसानों को दिया जाता है। इसके साथ साथ क्लस्टर के स्तर पर ड्राइंग और स्टोरेज शेड के बनाने का उसके लिए भी अनुदान का प्रावधान है। इसके सिवाय आप हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के वेबसाइट पर आकर के सीधे तौर पे हमारी सेंटर सेक्टर स्कीम CSS के तहत कोई गैर सरकारी संगठन हो, कोई NGO हो, कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इस तरह से कोई भी संस्था हो, वो हमारे यहाँ से आकर के सीधे अपनी योजना जो है वो हमारा जो, चाहे वो खेती वाला सेगमेंट है, चाहे रिसर्च वाला है, चाहे IEC वाला है, आप लोगों में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो कोई भी परियोजना के लिए आप यहाँ आकर के हमारे इन पे परियोजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ सारी की सारी उपलब्ध हैं। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी समय हो गया, हम लोग लगभग 45 मिनट हमारी चर्चा चल रही है, तो इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने, बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर और रीजनल लेवल पर भी दूसरे विभागों के साथ कन्वर्जेंस करने का, सामंजस्य बिठाने का काम भी किया है। क्योंकि देखिए, औषधीय पौधों की खेती जो है वो एक विभाग का या बोर्ड का कार्य तो है नहीं, और खेती का काम कृषि विभाग की जिम्मेवारी भी है। बहुत सारी जगह पे जाके देखा होगा कि आपने देखा होगा कि कहीं पर ये हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत ये काम हो रहा है, क्योंकि हमारे जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हैं, उनको होस्ट करने वाली संस्थाएं कुछ कुछ राज्यों में अलग अलग भी हैं। तो ये सब में एक तरह से समरसता बनाने के लिए, कन्वर्जेंस करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड के द्वारा, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR है, या फिर हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के अंदर मनरेगा के तहत, जो हमारा रोजगार गारंटी वाली जो योजना है, उसके तहत आप हमारे सिलेक्टेड ट्री स्पीशीज की अपनी निजी जमीन के अंदर उनको भी प्लांटेशन आप कर सकते हो। इस आशय का एक समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर हो चुका है, जो हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप अपने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से ये लाभ उठा सकते हैं। निजी जमीन पे भी किसान जो है वो औषधीय पौधों की खेती को शुरुआत कर सकते हैं, ट्री स्पीशीज। ये एक सवाल आया है, सोनल पटेल जी का बहुत सवाल है इसमें, वो ये आपके सामने दिख रहा होगा। आई वॉन्ट टू कनेक्ट गुजरात फार्मर विद औषधीय खेती। मेरे पास किसान का एक ग्रुप है जो इस फील्ड में मार्गदर्शन मांग रहे हैं, बट दे आस्क वन क्वेश्चन कि हम अपना उपज कहाँ बेचें। ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, और किसी भी चर्चा का अंत इसी से होता है कि किसान बेचेगा कहाँ। मैं अभी बहुत जल्दी होगा, और शायद ये हमारे बोर्ड के मुख्यालय से, हमारे मुख्य कार्यकारी और मंत्रालय की तरफ से, सचिव की तरफ से, ये हमारे माननीय सचिव महोदय की तरफ से ये घोषणा आने वाली है कि देश के अंदर औषधीय पौधों का न्यूनतम मूल्य हमारे विभाग द्वारा घोषित हो रहा है, हमारे मंत्रालय से घोषित होगा। किसान को नियमित जो नॉर्मल मंडी है वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मॉडल एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, सोनल जी आप ये कर सकते हैं कि आप कौन से स्पीशीज की खेती कर रहे हो, अगर आपको ज्ञान है, उस ग्रुप को ज्ञान है,
तो आप उसके लिए हमारे पास आ जाइए, हमारे स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड गुजरात के पास जाइए। उसके साथ में हमारा जो नेशनल एग्रीमेंट हुआ है औषध निर्माणशालाओं के साथ में, उनकी एसोसिएशन के साथ में, तो आप उनसे मिल करके हम एक एग्रीमेंट कर सकते हैं खेती से पहले एक मिनिमम प्राइस के साथ में, ताकि वो आप उनको बेच सकें। लेकिन मैंने एक बात देखी है, हमारे देश का किसान बहुत समझदार है, वो ऐसे एग्रीमेंट भी नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मुझे रोज पता चलता है देश में कहाँ क्या बिक रहा है, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने बताया, ई चरक हमारा एक ऐसा चैनल है जिसमें कि हम मंडियों के भाव जो है, जो देश की बड़ी 16-17 मंडियां हैं, उनके रेट, जड़ी बूटियों के रेट हम उसके ऊपर चलाते हैं, तो उनको इस बात का ज्ञान रहता है। तो जैसे डॉक्टर प्रोफेसर शुक्ला ने भी कहा कि अगर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके सही हैं, सही समय पे सही तरीके से हमने हार्वेस्ट करके सही उसको स्टोर किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जो आपके सीधे घर द्वार से आकर के वो जो है वो औषधीय पौधों की क्रॉप को ले जा सकते हैं। हम एडवांस में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की जा रही है। तो ये लेकिन निर्भर करता है कि आपकी आपकी फसल कौन सी है और कितना उसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। तो सोनल जी, आप चर्चा करके ये बात करें, और मैं आपको ये बात को मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपको ऐसे समूह को मदद करना चाहिए जो आपके साथ काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे अगर आप चिकित्सक हैं खुद, तो आप ये देखिए कि आप अपने उपयोग के लिए उनके उनमें उनसे लेकर के कौन सी चीजें बना सकते हैं, आप अपने चिकित्सा व्यवसाय में क्या उपयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मॉडल जो है ना, ये पूरे देश को दुनिया में एक अलग पहचान बनाएगा कि हमारे पास जितना रॉ मटेरियल है हम उतनी औषधि बनाएं, जब हमारा रॉ मटेरियल खत्म, औषधि खत्म, हम कह दें कि खत्म है, तो हम दूसरे किसान से लें। बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना है। चलिए हम सर, इसके ऊपर सन्नी दुग्गल जी का एक सवाल है, वो शायद मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। My question is to Naveen Joshi sir. I have heard about quadriceps mushroom farming in Dehradun and also hemp farming in Uttarakhand is taking place. देखिए सनी दुग्गल जी, यहाँ पे एक बहन है, उसने जो है क्वाड्रिसेप्स की यहाँ पे आर्टिफिशियली उसने लगाया है, वो मशरूम गर्ल के रूप में जानी जाती है। उन्होंने काम किया है, आप जानते हैं क्वाड्रिसेप हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है, हिमालयन रीजन पे। आपका दूसरा सवाल है अरुण चंदन जी से, कैन यू ब्रीफ व्हाट आर द हर्बल क्रॉप्स सिलेक्टेड फॉर सब ट्रॉपिकल क्लस्टर्स लाइक शिवालिक बेल्ट। तो ये सनी दुग्गल जी का सवाल है अरुण चंदन जी आपसे। हाँ दुग्गल साहब, देखिए दो बातें आपने पहले कही हैं कैनाबिस को लेकर के, और ये तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हिमालयन हर्बल एक्सपो जो हमारा 8 से लेकर के 19 दिसंबर को हो रहा है, वर्चुअल मोड में है। हम लोग एक दिन कैनाबिस पे चर्चा करेंगे और एक दिन हम लोग कॉर्डिसेप्स पे बात करेंगे। हम दुनिया भर के विशेषज्ञों को लाएंगे, उस पे कोशिश करेंगे कि हेम्प की चर्चा हो। हेम्प उत्तराखंड में फाइबर के लिए तो खेती हो रही है, जहां तक मेरा ज्ञान है, एक समिति के में मैं भी हूँ उसमें, जिसमें चर्चा होती है। कैनाबिस के उपयोग को लेकर के बहुत माहौल देश के अंदर अलग तरीके से बना हुआ है, थोड़ा अर्ली होगा उसके बारे में बोलना, हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। कॉर्डिसेप्स का जो साइनेंसिस है, सबसे पहली बात, जो कीड़ा जड़ी के नाम से खास करके धारचूला क्षेत्र से उत्तराखंड से निकलता है, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी मांग है, भूटान से इधर से होके कहाँ कहाँ से जाता है वो एक अलग वो है, उसकी चर्चा भी हम हिमालयन हर्बल एक्सपो में करने वाले हैं बड़े स्तर पे। लेकिन जो आपने कहा मशरूम गर्ल जो कर रही है, मैं मशरूम गर्ल से बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, लेकिन साहब एक बात बताता हूँ कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के पास और हमारे आरसीएफसी के पास में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि लोगों ने जो कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस जो स्पीशीज है, वो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारा ग्रो किया है। आज उनके बायर नहीं है, लोगों ने लाखों रुपया खर्च किया है, ऐसे संस्थानों से उन्होंने लेकर के अपना टेक्नोलॉजी लेकर के बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में 10 से 15-20 लाख रुपए तक खर्चा किया है, और आज उनकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज की बात करूं, अगर हम यूरोपीय देशों की हालत देखें, तो वहां इसको ग्रो करना बहुत आम बात है, ये बहुत बड़ा मशरूम उस तरह से नहीं समझा जाता। वो अलग बात है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ लोगों ने इसे व्यापार बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय आयुष मंत्री के माध्यम से जो हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की, उसके माध्यम से हमें ये लगा कि ये जो इस तरह का धंधा है, इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में इस विषय पे चर्चा करें और सही जानकारी हम दें। तो मैं दुग्गल साहब की बात पे एक सुझाव देना चाहूंगा कि कृपा करके जब भी इस तरह की बात आपके संज्ञान में आती है या कोई नया स्पीशीज आपकी नजर में आता है, तो आप एक औपचारिक रूप से नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सीईओ के नाम पर ईमेल डाल करके या हमारी हेल्पलाइन पे
ईमेल डाल करके आप इस विषय में पूरी पुष्टि कर लें कि कौन से ऐसे स्पीशीज हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। रही बात आपने जो अपने क्षेत्र की बात करी है, शिवालिक के अंदर की बात करी है, मैं दो पहलुओं पर यहाँ बात करना चाहूंगा कि आपका देहरादून से जो जितना हमारा इवन रामनगर से लेकर के देहरादून का जितना तराई क्षेत्र है, उसके बाद में आप हिमाचल से जुड़ जाते हैं, पोंटा साहिब से लेकर के, और इसको मैं यमुनानगर से होके सीधा मैं जम्मू कश्मीर के जम्मू तक, मतलब जम्मू सिटी तक अगर लेके जाता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है शिवालिक्स वाला, जिसे पंजाब में इसको कंडी एरिया भी कहते हैं। हम लोगों ने पिछले 3 सालों के प्रयास करके हमने सर्पगंधा को इस इलाके के लिए एक सफल फसल के रूप में ट्रायल कर लिया है, और हमने बड़े स्तर पे इसको लगा भी दिया है। तो मैं एक तो आपको ये बात कहूंगा, 2 साल की ये फसल है, और अगर हम प्रति एकड़ अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी क्रॉप हो सकती है। सर्पगंधा के लिए हमारे पास हम बायर साथ में दे रहे हैं किसान को, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। और इन पौधों में सबसे बड़ी चुनौती है इसका क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल मिलना। क्वालिटी में भी देखिए एक सवाल है अभिरंजन कुमार सिंह जी का बिहार से। चलिए शुक्ला सर, आप इसका जवाब दे सकें, अरुण चंदन जी जो भी जवाब देना चाहें। हाउ टू फाइंड ए मार्केट और कंपनी विथ हुम वी कैन सेल अवर मेडिसिनल प्लांट्स, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। ऐसे ही और भी एक सवाल है, इनका भी ले लेता हूं मैं। विनीता कालार जी, मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिए ट्रेनिंग दी जाती है क्या? अगर आप दोनों ही मिलके इन दोनों के सवाल का जवाब दें। एक बिहार से है और एक विनीता कालार जी, आप कहाँ से हैं मुझे नहीं मालूम, तो इन दोनों के सवाल मैंने रख दिए हैं। हाँ, नवीन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मेडिसिन प्लांट के एक्सपोर्ट की बात करना चाह रहे हैं, तो अभी हम लोग पीछे से कर रहे थे कि हमारा प्रोड्यूस उस क्वालिटी का होना चाहिए। पहले तो ये है कि देश में इतनी बड़ी मार्केट है, देश को ही ज्यादा जरूरत है मेडिसिन प्लांट्स की, तो एक्सपोर्ट करें, ज्यादा रेट तभी मिलेगा। एक्सपोर्ट के लिए क्या रहता है कि इनको ज्यादा पैसा तुरंत मिल जाता है और अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उसके अलावा मटेरियल भी वैसा होना चाहिए, जो आप एक्सपोर्ट के लिए मटेरियल आपने पैदा किया है वो प्राइमरी प्रोड्यूस है, या उसका आपने जो आपका हार्वेस्ट हुआ है वो आपने किस सीजन में लगाया है। आपका प्लांट आजकल क्या है, बहुत जगह वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मांगते हैं एक्सपोर्ट में, कई कंट्री वाले, कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है कि नहीं, हर्ब जो आपने निकाला, तो हर्ब का कल्टीवेशन कब हुआ, आपने उसमें फर्टिलाइजर कौन सा यूज किया, ये सब का सर्टिफाइड करना पड़ता है आपका। उसमें हैवी मेटल्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर आपका ये सब होते हुए भी, और जो उस प्लांट का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो उसमें प्रॉपर है कि नहीं, यानी कि उसका जीएलपी लेवल पे लैब पे अच्छी उसकी टेस्टिंग हो गई है, वो है, तो उसकी आपको रेट अच्छी मिल सकती है, और आपको उसको आपका कंसाइनमेंट उसको पास होने में मुझे लगता है शायद होगी। उनके नेटवर्क में कुछ समस्या है सर। चंदन साहब जी हाँ, देखिए उसमें इनका जो सवाल था कि इनको कैसे ढूंढे, इनको कंपनी कैसे मिले, तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अभी रिसेंटली हमारी एक हेल्पलाइन शुरू हुई है। आप अपनी रिक्वायरमेंट nmpv.nic.in की हेल्पलाइन में डाल दें, आपको हमारी तरफ से ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके इलाके के हिसाब से आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट के आधार पे कुछ अनुबंध खेती करना चाहते हैं, वो भी करवाई जा सकती है, जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा। उसके लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष मंत्रालय की एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम है, जो कि हम जीएपी जीएफसीपी के तहत 2 तरीकों में सर्टिफिकेशंस करते हैं, जो कि टोटली ऑर्गेनिक तो नहीं है, लेकिन जो प्रोटोकॉल हमारा जो समझौता क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से हुआ है क्यूसीआई के साथ, उनको आप उसको अप्रोच करके उसका उपयोग कर सकते हैं अपने खेत को सर्टिफाई कराने के लिए, या जो चीजें आप अपनी निजी जमीन या जंगल से निकालते हैं उनको कराने के लिए। तो 2 प्रोटोकॉल हैं, जीएफसीपी जीएपी, तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और दूसरा, अपेडा के वेबसाइट पे जाएंगे तो लगभग 31 ऐसी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज हैं, जिनको आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आप एसजीएस से लेकर के यूएसडीए से लेकर के इस तरह की एजेंसीज हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है जी, एक सवाल आया है कि गिलोय राष्ट्रीय औषधि का दर्जा कब मिलेगा? ये सवाल तो भाई दोनों में से आप ही जवाब दे सकते हैं। कुछ कह नहीं सकते अभी, तो ये तो उच्चाधिकारियों को और हमारे मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के हक की बात है, वो जवाब देंगे, हमारे पास जवाब नहीं है इसका कुछ भी। मैं इस पर ऐड करना चाहूंगा नवीन जी, मैं ऐड करना चाहूंगा कि गुड़ची जैसे ही बहुत सारी वनस्पतियां भी उतनी इंपॉर्टेंस की हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की, तो केवल गुड़ची को डिक्लेयर कर दिया जाए नेशनल प्लांट, वो भी अच्छा नहीं है।
इसलिए मंत्रालय को या बोर्ड को थोड़ी इसमें हिच हो रही है कि भाई एक प्लांट पे, और उसका इशू हो जाएगा, भाई ऐसा भी नहीं हो जाए कि उसका इतनी डिमांड हो जाए कि सप्लाई ना हो पाए। तो ऐसा ये सब कई इश्यूज है उसमें डिक्लेयर करने में, तो इससे थोड़ा इशू हो रहा है। क्योंकि ये भी एक प्लांट को डिक्लेयर कर दिया जाए, हर साल एक एक नए नए प्लांट को डिक्लेयर करने की बात हो जाए, ऐसे होने लगेगी। तो ऐसे 20% प्लांट जीरो डाउन किए गए हैं। हम सबका फोकस पहले 20 प्लांट होना चाहिए। चंदन जी ने 140 प्लांट बताए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हाईली डिमांड एक 20 एक हमारे इंग्रेडिएंट है, उन पे ही अगर हम लोग फार्मिंग लोग या जो स्टेक होल्डर्स है उस पर फोकस करें तो ज्यादा काफी अच्छा होगा। कल्टीवेटर्स का भी और आयुर्वेद से जुड़े लोगों का भी, आयुष से जुड़े हुए लोगों का, सभी का अच्छा होगा। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारियां आज जोशी जी, हमारे एक साथ ट्रेनिंग, जी 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 जी, ट्रेनिंग से संबंधित एक सवाल है, वो भी बताएं। एक जी ट्रेनिंग जी से संबंधित सवाल भी देख रहा हूं मैं कि क्या इनकी खेती से संबंधित ट्रेनिंग होती है। आप हमारी हेल्पलाइन पे डाल दीजिए अपना रिक्वायरमेंट। हमारे यहाँ से बड़े नियमित ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जीएफसीपी, जीएपी का और एग्रोटेक्निक्स के बारे में ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा चाहिए इंफॉर्मेशन, आप हमारे वेबसाइट के डाउनलोड्स में जाइए, आपको हमारे वहां से मैनुअल मिल जाएंगे। ई चरक पे भी बड़ी सारी जानकारी है, वहां से भी मिल सकती है। लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहुत सीरियसली मंत्रालय की तरफ से देखा जा रहा है, और बहुत शॉर्टली आपको स्किल इंडिया के अंदर भी ये कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, जो कि हर स्टेट के अंदर आप अपना ये ट्रेनिंग कार्यक्रम कर सकेंगे। तो आशा है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। सर, आप कोई ईमेल मांग रहे थे, आप अपनी ईमेल भी आईडी बता दीजिए जिस पे वो मेल कर सके इन सब जानकारियों के लिए। देखिए, एक मैंने अपना इन्फॉर्मेशन मैं वेबसाइट तो करना बार बार चाहूंगा। एक मैंने जी वेबसाइट तो बार बार आपको बता दिया है, nmpv.nic.in पे अगर जाते हैं, आप हमारे रीजनल सेंटर्स में जाएंगे तो मेरा मोबाइल नंबर भी वहां मिलेगा आपको, मेरे ऑफिस का ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर कहीं से जानकारी नहीं मिलती, आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता की जरूरत है, आप मेरा एक नंबर लिख लीजिए, 7018001026, 7018001026। और हमारा सिंपल, बहुत सिंपल मेल आईडी है rcfcnorth@gmail.com। ये हमारा सिंपल सा ईमेल आईडी है, और rcfc.in। लेकिन एनएमपीवी के साइट पे जाएंगे तो वहां रीजनल सेंटर्स की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उस वेबसाइट से बाहर आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, आपको सारे का सारा वहां मिल जाएगा। दुग्गल साहब, आपने जैसे कैनाबिस ऑयल की चर्चा, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बोलूंगा, इसको इस रिकॉर्ड पे नहीं बोल रहा हूँ। कैनाबिस ऑयल जो है वो, अगर हम 1986 का या इसके आसपास का अगर हम एक्ट देखते हैं, इसका एक्साइज वाला, और ये क्योंकि कैनाबिस ऑयल का ट्रेड जो है उसकी अनुमति है, बड़े सारे लोग कैनाबिस सीड्स का और ऑयल का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और अब बड़े सारे पोर्टल्स पे ये सारी की सारी इस तरह की चीजें देश में उपलब्ध हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत चर्चा, बहुत गंभीर इस विषय पे मंथन हो रहा है, और खास करके डॉक्टर जोशी जी, आप भी वाकिफ होंगे इस विषय से कि हमारा जो जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जो आपका कोसी कटारमल वाला जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक बहुत बड़ी परियोजना इस विषय पे काम कर रही है। मुझे याद है कि इसके टेक्सटाइल मिनिस्टर थे उस समय के, उनके व्यक्तिगत प्रयासों से एक परियोजना वहां शुरू हुई थी की कैनाबिस की, एक बहुत बड़ी परियोजना है। मुझे लग रहा है वहां से भी कुछ परिणाम आने वाले हैं, और आने वाले समय में ये दुग्गल साहब ने जैसे ये सवाल उठाया है, हम इस विषय पे जरूर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छे परिणाम उसमें आएंगे। चलिए, तो मैं, हमारा जो कि 1 घंटे का ये कार्यक्रम हो चुका है, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने आयुष दर्पण के इस प्लेटफॉर्म पर काफी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। शुक्ला साहब, कुछ आप बोलना चाहते हैं सर क्या? हाँ नवीन जी, मैं वो ऐड करना चाहता हूँ, जो एक मैडम या कोई पूछ रहे थे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो लखनऊ में सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट। उस वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं। इधर कोविड के उस कारण पिछले 6 महीने ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन साल में 2 बार जो फार्मिंग में इंटरेस्टेड लोग हैं, स्पेशली फार्मर्स, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। वो उसकी नॉमिनल फी है, वहाँ रहने का भी अरेंजमेंट रहता है, 10 डेज 15 डेज का वो ट्रेनिंग देते हैं। चंदन साहब शायद तो कोट करना रह गया, लेकिन वहाँ रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन के लिए। ये मुझे ऐड करना था। दैट्स इट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए जी जी डॉक्टर अरुण जी, चंदन ऐसे जी। तो सर, जी 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 जी, बोलिए सर। हाँ नहीं, ट्रेनिंग्स का जैसे तो ना, जैसे जितने भी हमारे रीजनल सेंटर्स हैं ना, आरसीएफसीज हैं, आरसीएफसीज में भी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं जैसे, अगर आप
मिडिल हिल्स और हायर हिल्स की बात करें तो जोगिंदरनगर में रेगुलर ट्रेनिंग हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा आयुर्वेदा का है उसमें होती है। आपका HRDI कराता है, कैप भी कराता रहता है। ट्रेनिंग्स का तो कोई समस्या है ही नहीं आपको कहीं भी। आपके और खास करके तो उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय एक 6 महीने का कोर्स भी कराता है। इस तरह से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय तो MSc कराता है मेडिसिनल प्लांट्स की। तो कोर्सेज की कमी नहीं है। शुक्ला जी ने ठीक कहा, हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। जी डॉक्टर जोशी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पर तमाम लोगों ने प्रश्न किए। हम इसी प्रकार से आपके दोबारा फिर से हम आएंगे आपके पास, और हम चाहेंगे किसान भी इससे जुड़े। हम और तमाम सारे लोग जो अपने मन में प्रश्न है, आपने बिहार से, आपने चेन्नई से, आप हमारे साथ महाराष्ट्र से, आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ उत्तराखंड, हिमाचल, दुनिया भारत के समस्त राज्यों से आप लोग जुड़े। आपने अपने प्रश्नों का आशा है कि आपको उत्तर मिला होगा। कुछ प्रश्न आपके रह गए होंगे, उसे हम फिर आगे लेंगे। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आयुष दर्पण के इस पोर्टल पर और इस वेब पेज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे जो तीनों हमारे गेस्ट हैं इनका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर।